हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं रुद्रनेश राघव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बताया था कि इंग्लिश की एक हम कंप्लीट प्लेलिस्ट डालेंगे जो आपका एयरफोर्स, नेवी और एनडीए को कवर करेगा अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं आज से। आइए देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज समझ जाओ, हमने कहा ग्रामर, तो ग्रामर नहीं है ये। जब भी कभी आर होता है, आर से पहले वोवल आने पर यह साइलेंट रहता है। कौन साइलेंट रहता है? आर जो है क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमारा ग्रामर का एक हमने छोटा सा आपको बताया कि भाई आर भी इसमें साइलेंट होता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर हमको पढ़नी है। अगर हिंदी की पढ़ते तो हिंदी के हिसाब से चलते हैं। और हमको अब देखना क्या है कि जब हम किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं, यानी किसी भी भाषा को पढ़ रहे हैं, तो सबसे उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो, से पहले हमें उनको अच्छे से समझना चाहिए। तो देखेंगे, जो इंग्लिश है अपने आप में सभी जानते होंगे, लैंग्वेज है। क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज है। और जो लैंग्वेज होती है उसका हमें किससे पता चलता है? साउंड से। किससे? साउंड से पता चलता है। ये बेसिक सी बात है। हमसे कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के जो हमें पता चलता है वो साउंड से पता चलता है। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड की जो शुरुआत है, यानी कि जो जीरो लेवल से हम अगर सीखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है लेटर का। किसका होता है? लेटर। और लेटर के बाद आता है आपका वर्ड, और वर्ड के बाद में आपका आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। और सेंटेंस के बाद में, सेंटेंस के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? टेंस। सेंटेंस के साथ साथ टेंस। और फिर यहाँ से पूरी हिस्ट्री शुरू हो जाती है, जो हम ग्रामर पढ़ते हैं पूरी की पूरी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेटर से। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है बिल्कुल जीरो लेवल, वो है लेटर। लेटर सभी जानते हैं, ABCD, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर के बारे में आपको दो बातें याद रखनी होती हैं जो आप सदैव रखते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट। लेकिन वोवल में हमको दो बातें याद रखनी है। ये तो हमको पढ़ाया ही गया है 5th क्लास से कि वोवल 5 होते हैं, A-E-I-O-U। लेकिन अब आपको यहाँ से एक चीज़ और ऐड कर लेनी है कि A और I एक तरफ हैं, E, O और U एक तरफ हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्थाई। क्या कहते हैं? स्थाई स्वर। और इनको कहते हैं अस्थाई स्वर। इनको क्या कहते हैं? अस्थाई स्वर। ऐसा क्यों कहते हैं? एक बार देखेंगे अभी। इनको हम कहते हैं अस्थाई स्वर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी लिखे हुए शब्द का, अगर इनसे कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा है तो वो सदैव स्वर से ही शुरू होगा। उसका जो प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा वो स्वर से शुरू होगा। लेकिन EOU से जब भी कोई वाक्य यानी शब्द लिखा हुआ हो, जरूरी नहीं है कि वो स्वर से स्टार्ट हो, वो व्यंजन से भी शुरू हो सकता है। जैसे आपने लिखा एप्पल, तो A से या I से कभी भी कोई शब्द स्टार्ट होगा तो वो सदैव किससे स्टार्ट होगा? स्वर से होगा। तो उससे पहले तो आपको N ही लगाना है। इसके साथ सदैव आपको N लगाना है, लेकिन इसके साथ में निश्चित नहीं है, A भी लग सकता है और N भी लग सकता है। किसके? A और N भी लग सकता है। एप्पल लिखा हमने, इंकपॉट लिखा, लेकिन इसमें हमने देखा यूरोपियन। क्या लिखा आपने? यूरोपियन। या लिखा I, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ ये से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ये I से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने A लगाया, जबकि यहाँ हमने N लगाया। ऐसे ही आपका वन है, ONE, वन आइड मैन। वन आइड मैन लिखा आपने, वन आइड मैन। इधर आपने ऑरेंज लिखा, यहाँ आपको N लगाना है और यहाँ आपको A लगाना है, ठीक है। ये जो बातें हैं हमको ध्यान रखनी है कि ये जो होते हैं दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी आप बैठे हो, इनसे पहले A और N का यूज़ करना हो तो आपको पहले हिंदी में उच्चारण करके देखना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ में कभी हिंदी उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके साथ में डायरेक्ट क्या लगाएं? N का यूज़ करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आप सभी जानते ही हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं टोटल आपके 26
लेटर होते हैं इंग्लिश में कितने? 26। चलिए, इसमें कोई खास बात है नहीं। यहां से आगे कॉन्सोनेंट में एक चीज याद रखनी है, कॉन्सोनेंट में आपको एक बात याद रखनी है, यहां ऐसे कुछ अक्षर हैं जो स्वर का काम करते हैं। कैसे देखेंगे ध्यान से, जैसे आपने लिखा ये हैं अपने पास में कुछ सब अक्षर हैं, ये किसका काम करते हैं? ये स्वर की तरह भी काम करते हैं, स्वर की तरह। ये स्वर की तरह भी आते हैं। अब आपको याद कैसे रखना, जब भी कभी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हो और उससे पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना हो और इनसे शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट हो तो आपको एन लगाना है। याद कैसे रखेंगे? फिलहाल मेरा मन, फिलहाल मेरा मन, SR, ऐसे कैसे भी अपने दिमाग में सेटअप बैठा सकते हैं। मत बैठाओ, सीधा तरीका है, जब भी कोई भी शब्द लिखा हुआ हो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करना हो, हिंदी में उसको लिख के देखें। जैसे लिखा हुआ है MLA, क्या लिखा हुआ है? MLA, तो आपने लिखा M, क्या लिखा आपने? M, तो M या तो कोई M ऐसे लिखेगा या लिखेगा ऐसे, लेकिन स्टार्ट किससे होगा? स्वर से होगा। तो कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ये आपके किसका काम करते हैं? स्वर की तरह काम करते हैं। होते तो ये व्यंजन हैं लेकिन स्वर की तरह भी काम करते हैं। आपको कभी भी अगर इनसे पहले ए और एन का प्रयोग करना हो तो ध्यान रखना है, पहले हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप। ये हमने पढ़ा लेटर, लेटर के वर्ड बाद आती है कहानी आपकी वर्ड की, ठीक है। वैसे तो पूरा टॉपिक होता है वर्ड फॉर्मेशन, लेकिन अभी यहाँ नहीं, आगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक पूरा। वर्ड में देखिए वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, ये पूरा टॉपिक हम आपको पूरा का पूरा डालेंगे वर्ड फॉर्मेशन का। फिलहाल आप इसमें केवल एक बात समझें, इसमें एक तो होता है आपका रूट वर्ड, क्या होता है? रूट, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है आपका सफिक्स, एक होता है सफिक्स, जिनसे मोस्ट ऑफ 60% जो डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, जो वोकैब है 60% इसी से बनी हुई है। किससे? रूट वर्ड से, प्रीफिक्स और सफिक्स से। तो रूट वर्ड के बारे में और इन सब के बारे में हम बाद में समझेंगे। बस दो चीज़ें आपको यहाँ से फिलहाल याद रखनी है। जैसे आप ABCDEFGHI ये लिखते हैं, तो C के साथ में आप पहले क्या देख रहे हैं? E, और फिर क्या आता है? I आता है। ये मैंने किस लिए लिखा है? पहला नियम आपको यहाँ से एक ये याद रखना है, यदि किसी शब्द में सी की आवाज हो तो सी के साथ EI रहता है। क्या रहता है? EI रहता है। ये स्पेलिंग एरर्स जो होते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा रिसीव और एक स्पेलिंग लिखी हुई है RECIEVE, कभी कभी हमें क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि सी के साथ आई आएगा या ई आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सी के साथ में जब आवाज हो तो सी के साथ में पहले क्या आता है? ई आता है, फिर उसमें आई आता है। और जब सी की आवाज ना हो, तो आप आई का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने लिखा बिलीव, BELIEVE बिलीव, या आपने लिखा अचीव, ठीक है। तो अचीव में आप देख रहे हैं IE आया है, यहाँ भी आपका IE आया है, ये दोनों ठीक है। लेकिन अगर किसी में सी की आवाज हो तो सी की आवाज के साथ में क्या हो जाता है? ई और आई आता है। पहला नियम ये याद रखना है कि इसमें वर्ड में जब भी आपको स्पेलिंग एरर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर ऐसा हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आपको सेकंड रूल क्या याद रखना है? ये जो मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स लिखे हैं, इनके बारे में आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, बढ़िया से लाइव क्लास ले लेंगे, 4 से 5 घंटे की, पूरे वोकैब आपको क्लियर करा देंगे रूट वर्ड की। देखेंगे यहाँ से। अब हमारा यहीं से सेकंड रूल क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा भी सी के साथ में कौन सा? EI वाला, ठीक है। दूसरा नियम याद रखना है,
प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो। देखो प्रीफिक्स का मतलब होता है जब कोई शब्द पहले आता है, और सफिक्स का मतलब जो बाद में आता है। जैसे आप हिंदी में लिखते थे बना वट, लिखा वट, वो जो वट है वो हिंदी में क्या है, सफिक्स है। जैसे अनपढ़, अन शुरू में लग गया तो वो क्या है, प्रीफिक्स है। ऐसे इंग्लिश में होते हैं आपके सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे आपने लिखा डिसिप्लिन, है ना, या अनडिसिप्लिन, या आपने लिखा डिसक्वालिफाइड, तो डिस अपने आप में क्या है, प्रीफिक्स है। अब यहां है हमारे पास में जैसे होप, क्या है, होप प्लस फुल, हार्म प्लस फुल, ठीक है, ब्यूटी प्लस फुल। इसमें आपको क्या याद रखना है, जब भी कभी डबल एल वाला कोई भी सफिक्स हो या प्रीफिक्स, जब भी कभी डबल एल वाला सफिक्स हो या प्रीफिक्स किसी शब्द में जोड़ा जाए तो वो सिंगल रह जाता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, होपफुल, क्या बनेगी, होपफुल। इसकी क्या बनेगी, हार्मफुल। तो ये जो हार्म है ना, हार्म, यहाँ एल सिंगल रह गया। देखो मैं इसको हार्म पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, हार्म, क्योंकि आर जो है साइलेंट हो गया, किस लिए, क्योंकि उससे पहले वोवल आ रहा है। ध्यान रखेंगे हार्मफुल, इसको हार्मफुल पढ़ा जाता है, हार्मफुल ना पढ़ें, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है, जब भी कभी किसी भी सफिक्स या प्रीफिक्स को हम जोड़ रहे हो और उसमें डबल एल हो तो वो सिंगल रह जाता है। जैसे आपने लिखा वेलकम, वेल प्लस कम, ठीक है। वेल मीन्स होता है अच्छा, और कम मीन्स होता है ना स्वागतम जो होता है। तो आप इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं, वेलकम, क्यों, क्योंकि डबल एल सिंगल रह जाता है। 2018 में एक स्पेलिंग पूछी गई थी आपसे विलफुल की, विल प्लस फुल की। तो विलफुल की स्पेलिंग क्या होगी, विल और फुल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। क्यों, क्योंकि विल भी अपने आप में क्या है, एक प्रीफिक्स है, और फुल अपने आप में है एक सफिक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने सेंटेंस की तरफ, अच्छे से देखेंगे। सेंटेंस देखेंगे बढ़िया से। जो असली कहानी है वो होती है हमारी शुरुआत कहाँ से, सेंटेंस से। असली शुरुआत होती है हमारी सेंटेंस से, देखेंगे ध्यान से। सेंटेंस, ठीक है। जब भी कभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो किसी भी सेंटेंस को, किससे, हिंदी से इंग्लिश में, और हिंदी से इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे अगर आपको 3 चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो, ठीक है। और अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आप किसी एग्जाम की तैयारी ना करें तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हिंदी से अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इतने सारे रूल हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले हमें पोस्टमार्टम जो करना आता है ना, सेंटेंस का पोस्टमार्टम जो सीखते हैं हम इसी से सीखते हैं। किससे, सेंटेंस से। हमको सेंटेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस शब्द को क्या कहेंगे, कब कहाँ क्या हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखें सेंटेंस के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। एक होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं आप कर्ता, इसको कहते हैं क्रिया, और इसको कहते हैं कर्म, ठीक। किसी भी सेंटेंस में लिखे हुए हो। कर्ता को आप जानते होंगे, कर्ता होता है काम करने वाला। क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला। क्रिया क्या होती है, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, किया जाने वाला काम। और कर्म क्या है, कर्म को तो आप छोड़ दो, ठीक है। कर्ता और क्रिया को छोड़ दो, बाकी सब कर्म बचा है। कर्ता को छोड़ दो और क्रिया को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा आपका क्या बचता है, कर्म ही बचता है। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ से अभी 2 बातें और समझेंगे, फिर धीरे धीरे इसका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, ठीक है। कर्ता आप सभी जानते हैं, वैसे 4 होते हैं। मैं उन चारों का सिलसिला आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चलूंगा आपको कहाँ क्या काम आने वाला है। एक तो हो गया सिंगुलर, एक हो गया आपका प्लूरल। एक तो हो गया आपका सिंगुलर और एक हो गया प्लूरल। वर्ब आपकी 2 हो गई, एक होगी हेल्पिंग, एक हो गई मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट आपके 2 हो गए, एक हो गया सजीव, पानी।
देखो जैसे कोरोना का जो कलेश है ना वो वैक्सीन लगवा के कट रहा है, इंग्लिश का कलेश कट जाएगा अगर आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ गए तो। इंग्लिश का अगर कलेश काटना है तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है, सेंटेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखते रहें आप। एक होता है सजीव कर्म और एक होता है निर्जीव कर्म, ठीक है, ये हमने इस तरीके से कैटेगराइज किए। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें कर्ता एक वचन होगा और बहुवचन होगा, वर्ब उसमें दो होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक होगी मेन वर्ब। एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, मतलब एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। अभी हमने केवल और केवल ये बात जानी है कि जो हमारा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो हिंदी में या इंग्लिश में, उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इन ये तीन चीज़ अगर नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है फिर, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सजीव और निर्जीव। अब इन सब को हम बस इतना सा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कब कहाँ काम आएगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, देखते हैं बढ़िया से। चलिए मैं इसको फिलहाल इरेज करता हूँ, लेकिन आपको एक बात तो समझ आनी चाहिए कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, बेसिक हमारा जो पहला हमारा रूल बनता है, सबसे पहला जो सिंपल रूल बनता है हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे वर्ब और तीसरे पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दो बातें हमको समझ में आई क्या, कि एक तो इंग्लिश में सबसे पहले इनके प्रकार समझ गए, और दूसरे नंबर पे कि इंग्लिश में जब भी कोई वाक्य लिखा हुआ होगा हम ऐसा मान के चल रहे हैं अभी, है ना, इंग्लिश में ऐसा मान के चल रहे हैं कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वो, फिर वर्ब आएगी और फिर उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा अभी धीरे धीरे, रुको। मान के चलो हमारे पास में कोई वाक्य लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें सब्जेक्ट कहाँ है, उसमें वर्ब कहाँ है और उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझ लो प्यार से। लिखा हुआ है यहाँ दो मजदूर रोजाना खड्डा खोदने आते हैं। यहाँ दो मजदूर रोजाना खड्डा खोदने आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्ब कहाँ है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जवाब आता है खड्डा खोदना। क्या आता है भाई, खड्डा खोदना। और यही हम गलती कर जाते हैं, ठीक है, यही हम गलती कर जाते हैं। और सबसे बड़ी पता है गलती हम क्या करते हैं, एक गलती और होती है, राम को सीता ने एक सेब राहुल के घर दिया, राहुल के घर दिया। मैंने यहाँ तक देखा है 12th पास करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू में राम लिखा हुआ है तो राम से ही स्टार्ट कर देते हैं, या राहुल से स्टार्ट कर देंगे या सीता से करें, पता ही नहीं होता कि वाक्य हमें स्टार्ट किससे करना है। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। तो देखेंगे आप कहाँ से आपको वाक्य स्टार्ट करना है। देखो कोई भी वाक्य लिखा हुआ हो हिंदी, सही बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी हिंदी में लिखा हुआ वाक्य हो, सबसे पहले आपको पहुंचना है वाक्य के लास्ट में। कहाँ पहुंचना है, वाक्य के लास्ट में। वाक्य के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आते हैं। क्या लिखा हुआ है, आते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिया। दो लिखे हुए हैं, आता है और दिया। तो हमें यहाँ से एक बात याद रखनी है, सबसे पहले हिंदी के वाक्य, क्या लिखा, हिंदी के वाक्य, हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है, मुख्य क्रिया। अरे समझ गए या नहीं समझे? कोई भी हिंदी में वाक्य लिखा हुआ हो उसके पीछे क्या लिखा हुआ होता है, मुख्य क्रिया लिखी हुई होती है। खड्डा खोदना इसमें क्या नहीं है, क्रिया नहीं है, इसमें क्रिया क्या है, आना। क्या है इसमें, आना। राम को सीता ने एक सेब राहुल के घर दिया, या ये होता खाने के लिए दिया, तब भी उसमें खाना वाना कुछ नहीं, लास्ट में जो शब्द लिखा हुआ है वो उसकी क्या है, क्रिया है। वो उसकी क्या है, क्रिया है। अब हमें क्रिया का पता चल गया कि कोई भी वाक्य लिखा हुआ हो उसका जो अंतिम शब्द होता है वो क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात और समझ जाओ, ये जो अंतिम शब्द है इस काम को जो भी कर रहा हो, इस अंतिम शब्द के काम को जो भी कर रहा हो वही सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है, सब्जेक्ट। आते हैं तो कौन आते हैं, मजदूर आते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
ये आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। दिया, किसने दिया देख लेंगे। राम को सीता ने एक सेब राहुल के घर दिया, सीता ने दिया, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ तुम्हारा, सीता। क्या हुआ, सीता। और इसमें वर्ब क्या हुई तुम्हारा, गिव। क्या हुई, गिव। और इसमें सब्जेक्ट आप समझ गए। मैं भी इंग्लिश में नहीं बना रहा हूं, कुछ नहीं, केवल आपको दो चीजें समझ आनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ दो, उसके बाद सारा का सारा तुम्हारा ऑब्जेक्ट बचता है। क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। देखेंगे अभी एक बार और दोबारा से समझेंगे। वाक्य लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, उसने रमेश को अमित के घर पत्थर काटने को बुलाया। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, तो अब आपका जवाब जो आएगा पत्थर काटने का नहीं आएगा। अब आपका क्या काम होगा इसमें, अब आप बताएंगे कि बुलाने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, बुलाने का। हमें जब भी कभी किसी भी हिंदी में लिखे हुए वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है वाक्य के अंत में जाओ। पहला काम क्या है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जाओ। आओ या जाओ एक ही बात है, ठीक है। वाक्य के अंत में जाओ, और अंत में जाओगे तो वो क्या मिलेगी, वहां पे लिखी हुई वर्ब। क्या होगी वो, वर्ब। और उस काम को करने वाला कौन होगा, कर्ता। उसने रमेश को अमित के घर पत्थर काटने को बुलाया। किसने बुलाया, उसने। तो उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट। जिसने अपने जीवन में कभी इंग्लिश ना सीखी हो ना, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, यकीन मानो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ होता क्या है, इंग्लिश का सिस्टम होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो वाक्य के अंत में जाओगे तो वो क्या होगा, वहां पे वर्ब होगा। मैटर क्लियर है। अब हमें करना क्या है इसके बाद में देखेंगे ध्यान से। हमारे पास में जब कोई भी वाक्य लिखा हुआ है तो हमें समझ में आ गया जो वर्ब है, क्या है भाई, वर्ब है। हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द, अंतिम शब्द आपका क्या है, वर्ब होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमें ढूंढना है किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, कर्ता। इसको मैं लिखूंगा यहाँ क्रिया। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा बच्चा देख रहा होता है जिसने कभी पढ़ी ना हो इंग्लिश, ठीक है। ये कर्म है आपका, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता को ढूंढना हो तो वाक्य का अंतिम शब्द, वाक्य के अंतिम शब्द के काम को करने वाला क्या होगा आपका, वो होगा आपका सब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरे नंबर पे बचता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या बचता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ठीक है। कर्म के लिए मैं फिलहाल आपको बस दो ही बातें बताऊंगा, क्या, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर सब कर्म है। सब क्या है, कर्म है। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे आप, क्या, कि सब कर्म है। किसको छोड़ देना, सब्जेक्ट को और वर्ब को छोड़ देना। हालांकि जो वर्ब है वो भी एक ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं आपको उस चीज को समझने की एक बार कोशिश करें आप, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको एक बार अच्छे से देखेंगे और समझ में आएगा आपको कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, ठीक है। देखो लिखे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारे तीन क्या होते हैं, तीनों के तीनों बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स होते हैं किसके, सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या है और वर्ब के बारे में क्या है, सबसे पहले हमको जानना होता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द, हिंदी वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है वो क्या होती है, वो वर्ब होती है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है, अंतिम शब्द के काम को करने वाला, अंतिम शब्द के काम को करने वाला। देखो कैसे,
रमेश को अमित एक पेड़ काटने को बुलाता है। हमसे पूछा है इसमें काम क्या हो रहा है, तो हम काफ़ी % जो लोग हैं जवाब देते हैं कि पेड़ काटने का काम हो रहा है, लेकिन पेड़ काटने का काम नहीं हो रहा। काम इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, बुलाने का। क्या हो रहा है, बुलाने का। जब भी कभी किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहला काम हमारा है हिंदी में लिखे हुए वाक्य के सबसे लास्ट में जाओ। कहाँ जाओ, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बुलाता है, ठीक है। ये क्या है, ये है वर्ब। क्या है ये वर्ब है, ठीक है। हमें एक शब्द मिल गया, वर्ब मिल गया। अब वही बात रही सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, अंतिम शब्द के काम को करने वाला। अब बुलाना, काम क्या हो रहा है इसमें, बुलाना। बुलाने के काम को कर कौन रहा है, अमित। रमेश को अमित, तो हमें 2 शब्द मिल गए, एक तो मिल गया सब्जेक्ट और एक मिल गई वर्ब। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कहता है, कर्ता व क्रिया को छोड़कर सब ऑब्जेक्ट है। कर्ता व क्रिया को छोड़कर सब ऑब्जेक्ट है। अभी आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ें, मेरे नियमों से पढ़ें, आगे धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्या रूल कैसे बैठता है, ठीक है। तो अब जब हम इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट लाओ, फिर वर्ब लाओ, फिर ऑब्जेक्ट लाओ। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम शुरुआत करते हैं सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में बदलने की। तो यहाँ से सबसे पहले सब्जेक्ट हमें पता चल गया अमित है इसमें, और वर्ब ये रही। तो हमने यहाँ लिखा अमित। क्या लिखा, अमित, ठीक है। सब्जेक्ट लिख गया। अब लिखनी है वर्ब। बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल, ठीक है। ये कॉल कब आएगा, कॉल्ड कब आएगा, ये सब समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट में पूरा आपको लिंक दे रखा है, ठीक है। अमित कॉल्स। अब इन दोनों शब्दों को काट दो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में बदलते समय 2 ही शब्दों को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। पहला तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, और बाकी बचा हुआ क्या होता है, सारा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शुरू से आखिर तक सारे शब्दों को लिखते चले जाओ, क्योंकि आपने सब्जेक्ट और वर्ब को सही से लिख दिया है। तो अमित कॉल्स किसको, रमेश को। कॉल्स रमेश, ठीक है, एक पेड़ काटने के लिए। अमित कॉल्स रमेश ए ट्री टू कट। आपका इंग्लिश में वाक्य बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट है, गौरी को उसके भाई ने एक सेब खाने को दिया। देखो इसमें खाना अपने आप में आपको लग रहा होगा काम इसमें खाने का हो रहा है, लेकिन नहीं। तो इसमें वर्ब है, वो क्या है, अंतिम शब्द। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वर्ब जो होती है हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द होता है। तो दिया इसमें क्या है, वर्ब है, और इस काम को कौन कर रहा है, उसका भाई। कौन कर रहा है, उसके भाई ने। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। हमें 2 ही चीज़ों का सही से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सी है और वर्ब कौन सी है। तो उसका भाई, अब इसको हम इंग्लिश में बदल देंगे। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, फिर रखते हैं वर्ब और फिर रखते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हर ब्रदर, हर ब्रदर, हर ब्रदर। वर्ब आती है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है इसमें, दिया, गेव। अब इन दोनों शब्दों को काट दो जो आपने लिख दिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के बाकी सब ऑब्जेक्ट बचता है। हर ब्रदर गेव, शुरू से स्टार्ट करो, लास्ट तक लिखते चले जाओ, शुरू से स्टार्ट करो। हर ब्रदर गेव गौरी, गौरी एक सेब, एन एप्पल टू ईट। ये टू ईट कब आएगा, ईटिंग कब आएगा, ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि हिंदी से इंग्लिश में हमें सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गगन को पानी पिलाओ। गगन को पानी पिलाओ। पिलाना या माताजी को एक किताब दो, या माताजी को एक किताब दो, ठीक है। दोनों वाक्यों को देखेंगे आप। यहाँ लिखा हुआ है माताजी को एक किताब दो। तो सबसे पहले इसमें हम वाक्य के कहाँ पहुँचते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में, और वो वहाँ क्या होती है, वर्ब। क्या होती है भाई, वर्ब होती है, ठीक है। इस काम को कौन कर रहा है, देखो ध्यान से, माताजी को एक किताब दो, एक किताब दो। तो इसमें काम करने वाला तो कोई दिया ही नहीं है। अरे मैंने आपसे कहा कि गाय को पानी पिलाओ, गाय को पानी पिलाओ, तो उसमें अगर हमने किसी का नाम लिया तभी तो पता चलेगा। तो इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आता है, वर्ब का। वर्ब क्या है, दो, यानी कि गिव। क्या है इसमें, गिव। क्लियर। अब गिव ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट इसमें था नहीं, तो सब्जेक्ट भी हो गया समझो, और वर्ब भी हो गई। भाई सब्जेक्ट नहीं है तो हमको छोड़ना पड़ेगा। गिव, अब क्या करें, माताजी को, गिव मदर, गिव मदर ए बुक, ए बुक।
वाक्य इंग्लिश में बन गया आपका तैयार। इसी को हम क्या कह देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी एक बात ही समझ में आती है, हिंदी से किसी भी वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमें उसका पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। और पोस्टमार्टम सीधा सा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ हैं उसमें, ठीक है। ऑटोपसी जो हम करके देखते हैं ना उसकी, यही 3 चीज़ हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले 2 चीज़ ढूंढनी है, पहला तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट जब मिलेगा पहले हमें वर्ब का पता हो, और वर्ब ढूंढने की जरूरत होती नहीं है क्योंकि वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है वही हमारी वर्ब होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। जय हिंद। और हाँ, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट इंग्लिश के लिए इतनी कारगर साबित होगी आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस यहाँ छूटने वाला नहीं है। पूरा का पूरा टॉपिक, जो भी हम टॉपिक यहाँ डालेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू।